अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज का दिन बहुत अहम है, दो तीन तरीके से बहुत ज़रूरी है। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का जो इलेक्शन कमीशन वाला जो फैसला है उस पर समाअत होगी आज, और मेरी गुजारिश यही होगी, अगर एतराज़ केस के तौर पर हो रहा है, एतराज़ दूर करके कोर्ट से ही आज, और कोर्ट का इख्तियार है, याद रखिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार है, कोई एतराज़ दूर करके खुद ही और उसको मेन नंबर को लगाकर और आज सुन लेंगे। और ये लंबा काम नहीं है, अदालत से सस्पेंशन की बात करके, और इसे डे टू डे सुनिएगा, रोजाना की बुनियाद पर सुनिएगा। वो इसलिए है कि आज ही के दिन जुडिशल कमीशन का इजलास है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनातियों के हवाले से अहम मामला फैसला होगा, तो इसलिए बहुत अहम दिन है, उसमें भी गुफ्तगू करूंगा। पहले कोई लंबा काम नहीं है, ये आम छोटा सा वकील भी अगर जाएगा तो बड़ा ज़बरदस्त केस है, इलेक्शन कमीशन के फैसले के परखच्चे उड़ जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है उसके दौरान। और पूरे पे मैंने जो तफसीली गुफ्तगू की है इमरान रियाज के प्रोग्राम में की है, ज़रा वो सुन लीजिएगा पहले, फिर मैं आता हूँ इस तरफ, सुनिएगा। पहले अज़हर सिद्दीक साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से क्या ये उतनी बड़ी फतह है जितनी बड़ी फतह नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे तो उनके मुखालिफों को मिली थी? मैं तो कहूँगा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बचपन में हम सुना करते थे तोता मैना की कहानी, तो वो मेरे एक जूनियर हैं, जब वो फैसले को देख रहे थे तो वो कहने लगे तोता मैना की कहानी कहीं फैसले में तो नहीं है। मैं कह नहीं यार, रहने दो, थोड़ा सा लिहाज कर लो बेटा, इसमें ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन हकीकतन अगर देखें, मेरा सर जो है ना वो शर्म से झुक गया है कि मेरे मुल्क का आईनी इदारा और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए मेरी बड़ी जद्दोजहद है। मैं 2013 से लगा हूँ आइन के आर्टिकल 62-63 पे अमल दरामद कराने के लिए, लेकिन मैंने तो नहीं ये तवक्को की थी कि मुझे इस तरह का इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा। आप पे दर पे शिकस्त देखें इनकी, कहाँ से शुरू करूँ? आप वो रिज़र्व सीटों वाले पे आ जाएं, आप KPK के अपना MPS पे आ जाएं, जिन्हें अब 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि ये अदालत नहीं है, लिखी पड़ी बात है। अब वो मुझे तो लगता है मजबूरी के तहत, और मैं हैरान हूँ ये पाँचों के पाँचों एक पेज पे कैसे आ गए। एक नहीं, वो पाँचों में से कुछ ने रब्ता किया है इमरान खान साहब से बकौल उनकी पार्टी के, और उन्होंने बताया कि हम एक पेज पे आए नहीं, हमें लाया गया है, हम मजबूर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा इस मुल्क में मुस्तकबिल है, तो हमें ये फ़ैसला देना पड़ रहा है। 3 लोगों के बारे में उन्होंने क्लेम किया, फवाद चौधरी साहब ने। अच्छा, अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा। अच्छा, उसकी बात को मैं यूँ सच मानता हूँ, आइन का एक अदरा सा तालिब इल्म होने के हाथ है 63(1)(p). और अच्छा, मैं एक बताता चलूँ आपको, ये अपनी नौइयत का पहला फैसला, आज से पहले इस तरह का कोई फैसला नहीं है। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, और आप इमेजिन कर लें पूरी दुनिया के अंदर ये छपा के 5 साल के लिए नाअहल किया। और अफसोस और दुख का मकाम है, हमारे दोस्त हैं आज़म मजीद तारड़ साहब, वज़ीर कानून से मैं ये तवक्को नहीं रखता था कि कानून को इस तरह रोन देंगे। उस सारे फैसले को पढ़ कर देख लें। और अच्छा, जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, चले उनके लिए मैं एक ख़बर दे दूँ कि इस सीट के पे तो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छा, चले फ़र्ज़ करें ये आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, तो इमरान खान साहब तो 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ चुके हैं ज़िमनी इलेक्शनों में, और उनके कागजात नामजदगी सारे मंजूर हुए हैं, और उनमें एक पे जाके आज हलफ ले लेंगे। वो जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो तो चकनाचूर हो चुके हैं। और बड़ी मज़ेदार बात, नहीं, वो अब ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब एक तो पहले ही डिस्क्वालीफाई तो हो चुके हैं कि अभी वो मौजूदा असम्बली के रुकन नहीं रहे। दूसरा, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इस फैसले का इम्पैक्ट ये आएगा कि उसमें उनको हलफ नहीं लेने दिया जाएगा या उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा उनकी जीत को। ये कोशिश तो हो गई, लेकिन कानून बड़ा क्लियर है इसके अलावा। जो 5 साल के ख्वाब देख रहे हैं ना, अब मेरा चूँकि सब्जेक्ट है 62-63 का,
दो है 63, आपको याद है यूसुफ गिलानी ने फैसला नहीं माना था, तौहीन अदालत में सजा होगी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। 5 साल कहाँ है? जहाँ तौहीन अदालत में। और 63(1) एक ऐसा कानून है जहाँ मॉरल टर्पिट्यूड की बात की गई है और कम से कम 2 साल की सजा हो, 2 साल की सजा हो तो फिर 5 साल की नाअहली है, और कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ इनके अंदर। अच्छा, और ये जो 63(1) की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना ये कानूनदान, मुझे दुख और अफसोस है, ये क्या है? ये कहता है किसी कानून के अंदर अगर नाअहलियत दी हो, और कानून आपके पास मौजूद है, एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, नैब का कानून है, इसमें जब सज़ा होती है ना उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सज़ा, यानी वो सज़ा चाहे 1 दिन की हो, यानी मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर तो सज़ा 2 साल की, वहाँ चाहे नैब में 1 दिन की सज़ा हो, वो क्या कहता है कि जो उसमें नाअहली, चूँकि सेक्शन 15 में दी हुआ है नाअहली, वो जो सेक्शन 15 में जो नाअहली दी है ना 10 साल की, वो 63(1) के नहीं, सिंपल ये बताएं कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो 6 सीटें दी हुई है उनमें से 1 पे जाके हलफ ले, कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा आज अदालत में क्या हुआ? यानी वो चाह रहे थे इमरान खान साहब को, तो ये लग रहा था कि आज ही उड़ जाएगा सारा देखिए वो बड़ी, और एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे, यानी मैंने ना मैट्रिक के बच्चे इकट्ठे किए कल, तो मैंने उनके सामने ये ना सेक्शन 137 रख दिया, कि जो 4 सेक्शन है ना 137 रख दिया, 167 रख दिया उर्दू में तर्जमा करके, और 173 रख दिया, 174 रख दिया। मैंने कहा बच्चों आओ, बच्चों सुनो कहानी, ज़रा मुझे इसमें से कोई नाअहली का लफ्ज़ दिखा दें कि अगर ऐसा होगा तो बंदा नाअहल हो जाएगा। बाखुदा यार हंसना आ गया इस बात के ऊपर कि किसी सेक्शन के अंदर नाअहली का लफ्ज़ नहीं है, जब वहाँ नाअहली का लफ्ज़, ये नाअहली कैसे कर दी भाई? 137 के अंदर अगर फर्ज करें मिस्टेक, अच्छा वहाँ भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो फ्लॉ क्या है कि जनाब जब आपने असासे डिक्लेयर करनी है ना, डेक्लेरेशन दे रही है ना, तो वो डेक्लेरेशन के 120 दिन के अंदर कुछ कर सकते हैं। 2018 वो 20 गुजर गया अप्रैल में, अगला भी गुजर गया, ये भी गुजर गया अप्रैल में। फिर क्या है कि अगर कोई मटेरियल मिस डेक्लेरेशन है ना तो वो कहलाएगी करप्ट प्रैक्टिस। 167 में करप्ट प्रैक्टिस कहला दिया। अब करप्ट प्रैक्टिस की सजा दी हुई 174 में। इसका जो दूसरा पोर्शन है ना, अगर जो कहते हैं कि करप्ट प्रैक्टिस है तो भाई जाके इस्तगासा दायर करें। इस्तगासा दायर होगा, मैंने आज तक मेरे कई केस में नाम नहीं ले रहा, मैंने तो इस्तगासे नहीं वो चलने दिए। इस्तगासे में जब सजा होगी, फर्द जुर्म आयद होगी, जब सजा होगी और वो भी सजा 2 साल की होगी, फिर इनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। 5 साल का अभी सिर्फ ख्वाब है। और मैं बताऊं आपको, और मैं गुजारिश कर रहा हूं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के फैसले करेगा तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, इस पर जुडिशल इंटरवेंशन बनती है। और अब वैसे तो आप आर्टिकल 209 के हवाले से, चूँकि वहाँ भी मसाइल हैं कि जस्टिस काजी फाइसा के केस में आर्टिकल 209 भी एक तरह से बैठ ही गया, सो गया है, तो अवाम बहुत परेशान है। मैं बाखुदा ये बात कह रहा हूँ, अवाम बहुत परेशान है। ये मौका ऐसा आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार, मैं तो इतने अरसे से देख रहा हूँ, 2003 में 13 से आप मेरी पिटीशंस देख लें कि जितना काम मैंने यहाँ बैठ के, हाई कोर्ट में जाएगा तो होगा क्या? ये तो मैं बड़ी सीधी सी बात करूँ, ये अपना वैसे ही मजाक नहीं, लेकिन कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी बड़ी ज़रूरी है। जिस दिन ये रखा गया, एक मेंबर नहीं था, आगे कर देते, फेडअप का फैसला आना था, फिर वो आया जनाब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि 5 हफ्ते में मैं रिटायर हो रहा हूँ और अब फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। फिर तीसरा क्या हुआ, एक जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस, देखिए मेरे बहुत से इख्तलाफात अपनी जगह नज़रियाती तौर पर, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक कमाल ये है कि वो मेरिट पे इतना बेहतरीन, यानी ये तो 1 मिनट का केस नहीं है, यानी मैं तो समझ इसमें नोटिस की जरूरत भी कोई नहीं इलेक्शन कमीशन को। पहली डेट के अंदर ही चीफ जस्टिस साहब इस बात को आप बताएं जरा, अटॉर्नी जनरल सामने खड़ा होगा, उसे बताएं भी इसमें कहाँ लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन, बता दें किसी एक के अंदर। और पहली डेट पे मैं तो देखिए मैं स्टूडेंट के तौर पर बता रहा हूँ, पहली डेट पे सस्पेंड होगा और ये डे टू डे हियरिंग होना चाहिए। 2 दिन के अंदर ये केस ख़त्म हो जाएगा और कालक किसी के मुंह पे मली जाएगी। अच्छा नहीं लगता मुझे ये कहते हुए, लेकिन अब नहीं कालक तो फिर, अगर तो इस तरह ये गलत फैसला लिया गया है, अगर तो लिया गया है गलत फैसला, जैसा कि इमरान खान साहब के लोग मुबैना तौर पे क्लेम कर रहे हैं कि अरकान को डरा के धमका के उनसे ये फैसला लिखवाया गया है, तो फिर लिखवाने वालों के हिस्से में आएगी सारी बदनामी। देखिए मैं इमरान एक बात बताऊँ मैं आपको, ये बदनामी किसकी हो रही है? इलेक्शन कमीशन की। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आज़ाद खुद मुख्तार, क्योंकि इनको निकालना हो तो जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ेगा। यानी आपने पे दर पे इतने फैसले ऐसे किए हैं, आपने आइन जानबदारी साबित हो रही है कि ये जानबदार हैं। एक और याद रखिएगा, आर्टिकल 4 और 5 वायलेशन है, ये सदर को कहते थे ना वायलेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानबदारी तो हमने जितनी चीजें देखी हैं, अब तो लिखी पड़ी होगी, साबित हो रही है, अब तो नजर आ रही है। इस फैसले के बाद तो लिखी पड़ी हो गई
आप ये जेहन से निकाल दें। मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने अपने लिए अपना गड़ा खोद लिया है। अब मुझे इलेक्शन कमीशन जाता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपने यहाँ इमरान रियाज के प्रोग्राम के साथ बैठ के आपने सारी मेरी गुफ्तगू सुन ली। मैंने एक एक चीज़ बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखी और मेरा मकसद था। और इसको अगर डे टू डे अगर आज कर लेना, आज भी आप डे टू डे इस मामले को डिसाइड करके, कोई लंबा इशू नहीं है इसमें, बड़ा छोटा सा पॉइंट है और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है, बड़ी बात वजाहत के साथ बता दूं। और ना ही इन प्रोविजन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन डाली हुई है। तो जब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है और पूरी दुनिया में ये लगा जनाब के 5 साल की नाअहली है, करप्ट है। अभी क्या करप्शन की बात है यहाँ पर? यहाँ पर आपकी काबीना डिवीजन ने झूठ बोला है, इसमें झूठ बोला है काबीना डिवीजन ने, और मैं तफसील बता चुका हूँ आपको। जितने पैसे चीज़ें खरीदे, जितना बेचे, हर चीज़ डिक्लेयर की है आपने। चलें अब चलते हैं अगले सवाल, अगली बात की तरफ। वो है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में आना है जजेस की, और वो बड़ा शोर डाला हुआ है हमारी बार काउंसिल्स ने। और अच्छा ये भी ना डबल एज वेपन की तरह चलना है, क्योंकि इसमें अटॉर्नी जनरल का और वज़ीर कानून का जो वोट है बड़ा अहम है। और ये ऐसे मिसनॉमर किया हुआ है जजेस सीनियरिटी में। मैंने आपके सामने वो जजमेंट PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 939 वो बैकग्राउंड पे चल रही है। जस्टिस शेख रियाज अहमद चीफ जस्टिस थे, जस्टिस काजी मोहम्मद फ़ारूक, मियाँ मोहम्मद अजमल, सईद दार हुसैन, शाह अब्दुल हमीद डोगर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और ये इसमें पूरी यानी एक तो अभी पहले ज़रा देखिएगा, आइन का आर्टिकल 177 चल रहा है, देख लीजिएगा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सीनियर मोस्ट का लफ्ज़ है कहीं। फिर आइन का आर्टिकल 193 भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ हाई कोर्ट में कहीं सीनियर मोस्ट है, वहाँ 7 जजेस क्यों नहीं सीनियरिटी पे आते? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसे सियासी ज़हन बनाया हुआ है। और जब से आर्टिकल 1 मैं मुतालबा कर रहा हूँ आर्टिकल 175 को उठा के बाहर फेंके, तब्दील करें आर्टिकल 175 को, जो पहले था वही तब बेहतर था और उससे तैनातियाँ मेरिट पे आ रही थी। और यहाँ एक ऐसे ही है, और इसके पीछे क्या है वो किसी वक्त मैं पहले भी इशारातन बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। इसमें आप देखेंगे ये जजमेंट जो है, और मैं यहाँ सीनियर मोस्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो भी बैकग्राउंड पे आर्टिकल चल रहा है। हाँ वहाँ लाएँ आप, लेकिन ये सीनियर मोस्ट जज यानी क्या? देखिए मैं सिंपल सी बात है, 5 साल की आपकी तजर्बा होना चाहिए हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट जज बन जाएंगे आप, दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर वकील बनना है तो 15 साल का तजर्बा होना चाहिए, बस ये बात सिंपल सी है। वो जो कि हाई कोर्ट के जज आप एक एज पे बनते हैं तो 50 के करीब एज तो हो ही जाती है तकरीबन। अगर 45 साल में जज बने हैं तो 5 साल का तजर्बा तो 50 के करीब तो हो जाती है ना। तो ये तो नहीं कि बड़े आदमी आपने उठाकर लेके जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में सामने, यंग जनरेशन ले जगह लेके जाएंगे, गई हैं आपके सामने। अगर आप देखें जैसे सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर गए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन गए हैं, जस्टिस आयशा मलिक गए हैं। चलें, और ये मैंने जो लिस्ट दी है ये तकरीबन आप देखेंगे 25 हैं जी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 या 3 चीफ जस्टिस हैं जो गए हैं, बाकी सारे जो हैं 5-6 कह सकते हैं, तो बाकी सारे जो हैं वो अननॉर्मल जज रहे थे हाई कोर्ट के, जिनकी एलिवेशन हुई। और इसमें प्रिंसिपल तय कर दिया कि सीनियरिटी नहीं है, जहाज ट्रस्ट और सालों को डिस्कस करने के बाद। और मैंने साथ फिर आगे जो है ना आपके लिए और लिस्ट भी तैयार की है, जो जजेस 3 पीरियड में 1947 से 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट का जज बना। फिर जूनियर जजेस जो है ना, मैं फिर 1996 से 2001 ये कोई 21 जज हैं, और फिर 7 जज हैं जो अल जिहाद ट्रस्ट के बाद। फिर जब ये वाला केस आ गया सुप्रीम कोर्ट बार वाला PLD 2002 का, उसके बाद अगर आप देखें ये 2002 से 2010 तक का, फिर 2011 से 2022 तक 7 जजेस हैं। ये वो सारे, कोई सीनियरिटी नहीं है। यानी क्या करना चाहते हैं आप? ये आप लोगों के लिए इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए सामने रखता हूँ कि सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है। वो जैसे काजी फाइज साहब अपना एक माइंड बनाया उन्होंने, अब वो जो उनके हमज़ेन लोग हैं वो चाहती हैं उस तरह से। ये जजेस क्लब वगैरह ना बनने दें यहाँ पर ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है। अरे जब सीनियरिटी का प्रिंसिपल है नहीं तो क्यों सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आप बिला वजह यानी आप पुरानी सारी जितनी तैनातियां हुई हैं उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं?
ये नहीं हो सकता है जी। और यहाँ मैंने आपके सामने जो 5 सीटें खाली हैं उनके हवाले से मैंने बता दिया। जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो रिटायर हुए हैं 4 अप्रैल 2022 को। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खैल 13 जुलाई को। जस्टिस सजाद शाह साहब हैं ये 13 अगस्त 2022 को। और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ये 25 मार्च 2022 को। और जस्टिस गुलजार साहब 1 फरवरी 2022 को रिटायर। 5 जजेज़ हैं। इनकी जगह जस्टिस कैसर रशीद जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के, वो ऑलरेडी उनकी कंफर्मेशन हो चुकी हुई है। ये बाकी जजेस हैं। अब अगर इन सब चीज़ों को आप देखें तो सीनोटी का प्रिंसिपल कहाँ से आ गया? आर्टिकल 193 में जैसे मैंने बताया, 177 में बताया, हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन, यानी यहाँ ताकतवर लोग आ गए हैं जिनके अपने कोई मसाइल हैं, अपने को प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल चलें, लंदन में अच्छे हालात नहीं हैं, फिर बता रहा हूँ आपको, बड़ी परेशानी है। और शहबाज शरीफ को फेंक के शाहिद खाकान अब्बासी को लाने की तैयारियां हो रही हैं। कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन बहुत मुश्किल हालात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।